दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम सीटेट पेडागोजी का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सृजनात्मकता को अवधारणा से संबंधित माना जाता है। बताइएगा किससे संबंधित माना जाता है। इसका राइट आंसर बताइएगा। सृजनात्मकता को किससे संबंधित माना जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है तीसरा, विविध सोच। सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। अगला देखेंगे। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। बताइएगा किसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। दूसरे का राइट आंसर क्या है बताइएगा दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर है चौथा, ध्वनि संबंधी। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं। बताइएगा दोस्तों, बताइएगा जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला, भाषा निर्धारित। ऐसी स्थिति को भाषा निर्धारित कहते हैं। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को भाषा निर्धारित कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अपने अनुभवों और सुझावों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरण की मरम्मत करता है तो वह किस विधि का प्रयोग करता है। बताइएगा इसका राइट आंसर, कलन विधि का, या मानसिक दृढ़ता का, या अनुमानी विधि का, या अंतर्दृष्टि का। राइट आंसर इसका बताइएगा क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला, कलन विधि का। वह कलन विधि का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना देती है। वह उपयोग करती है। बताइएगा वह किस विधि का उपयोग करती है। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। दिव्या किस विधि का उपयोग करती है। दोस्तों इसका राइट आंसर है दूसरा, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। वह उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का प्रयोग करती है और इसके द्वारा वह छोटे छोटे हिस्सों में वह किसी कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर उन्हें सरल बना लेती है। अगला देखेंगे। पुरुषों और महिलाओं की भूमिका का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है तीसरा, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पुरुष और महिलाओं की भूमिका का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। अगला देखेंगे। ग्रेडिंग, कोडिंग करना, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ के कुछ उदाहरण हैं। बताइएगा किसके उदाहरण हैं। इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है तीसरा, अध्ययनकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की यह गणन विधि है और इसके द्वारा ग्रेडिंग करना, कोडिंग करना, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ आती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अध्ययनकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। अध्ययनकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है चौथा, अध्ययनकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। किसका रिकॉर्ड रखने में। अध्ययनकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में सहायता करता है। अगला देखेंगे। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। बताइएगा दोस्तों समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है। इसका राइट आंसर बताइएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला, समता एवं समान अवसर। समावेशी शिक्षा समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न देखेंगे। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष लागू किया गया था। कब लागू किया गया था दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। दोस्तों दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है दूसरा,
विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों। यह इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों। अगला प्रश्न देखेंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है दूसरा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए सुनिश्चित करता है। यह इसका राइट आंसर है। अगला देखेंगे। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य किससे है। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य किससे है। 13 में का राइट आंसर बताइएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है तीसरा, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से इसका तात्पर्य है। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। बताइएगा किसमें अंतर्निहित है। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है पहला, संज्ञान बोधन। दोस्तों स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे कि योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि संज्ञान बोधन में अंतर्निहित है। अगला देखेंगे। जब बच्चे प्राप्त की सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है पहला, सृजनात्मक सोच। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे सृजनात्मक सोच कहते हैं। अगला देखेंगे। दोस्तों अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमताओं के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है। बताइए दोस्तों क्या कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमताओं के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को विभेदी अनुदेशन कहते हैं। क्या कहते हैं। विभेदी अनुदेशन कहते हैं। राइट आंसर है चौथा। अगला देखेंगे। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्व बढ़ती है। बताइएगा किस चरण का पूर्व बढ़ती है। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है सामान्यकरण। सामान्यकरण प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के सामान्यकरण चरण का पूर्व बढ़ती है। राइट आंसर है तीसरा। अगला देखेंगे। जनजोंक का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला, स्वतंत्र होते हैं। जनजोंक का यह मानना है कि संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। शिक्षण किस विधि का प्रयोग कर रहा है। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। अवलोकन, संशोधन, प्रतिरूपण या अनुकरण। दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला, अवलोकन। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की अवलोकन विधि का प्रयोग कर रहा है। अगला देखेंगे। मेनन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। बताइएगा उसका व्यवहार क्या प्रस्तुत करता है। दोस्तों फिर दोबारा से समझ लीजिएगा। मेनन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे
समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। क्या प्रस्तुत करता है? दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला, सतर्क। उसका व्यवहार सतर्क को प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। बताइएगा किस संभावना का मूल्यांकन करता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है तार्किक। एक समस्या सुधारक बच्चा तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। राइट आंसर है इसका तीसरा, तार्किक। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। 22वां का राइट आंसर क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर है चौथा, ड्रिल और अभ्यास कार्य कहा जाता है। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे उसमें आनंद लेते हैं और उस आनंद का अनुभव करते हैं, उसे ड्रिल एवं अभ्यास कार्य कहा जाता है, यानी उसे ड्रिल विधि कहा जाता है। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर है चौथा, गतिबोधक। गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर है चौथा। अगला देखेंगे। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास क्या दर्शाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। 24 का राइट आंसर है दोस्तों पहला, विकेंद्रीयकृत विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है। यह इसका राइट आंसर है। अगला देखेंगे। स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, राइट आंसर बताइएगा इसका क्या है? स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, इसका राइट आंसर बताइएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 का राइट आंसर है प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। किसका होता है? स्कूली बच्चों का होता है। अगला देखेंगे। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो दोस्तों बताइएगा आप कैसा प्रदर्शन कर रहे होते हैं? समूह आज्ञाकारिता का, समूह निर्देश अनुपालन का, या समूह की अनुरूपता का, या समूह की पहचान का? दोस्तों इसका राइट आंसर है चौथा, समूह की पहचान का आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। यह इसका राइट आंसर है। आगे देख। दोस्तों किसी वस्तु की स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त हो जाती है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? यहाँ आपसे पूछा गया था कि किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त हो जाती है। किस चरण में प्राप्त हो जाती है? इसका राइट आंसर बताइएगा। 27 का राइट आंसर है चौथा, संवेदी गामक। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के संवेदी गामक चरण में प्राप्त हो जाती है। अगला देखेंगे। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। किसके संदर्भ में बनाई जाती है? यह तो आप सभी को मालूम ही होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। दोस्तों व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। 29 देखेंगे। दोस्तों महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों बोलना शुरू कर देते हैं। बताइएगा कब से
कब से कब बोलना शुरू कर देते हैं? 18 से 14, 24 से 30 या 30 से 36 या 12 से 18? दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। 29 का राइट आंसर क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला 18 से 24 महीने। इसका राइट आंसर है पहला 18 से 24 की महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो याद रखिएगा 18 से 24 महीनों के बीच। अगला देखेंगे, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। बताइएगा, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? दोस्तों 30वें का राइट आंसर बताइएगा। 30वें का राइट आंसर है बिने के द्वारा। बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा बिने के द्वारा दी गई थी। और दोस्तों याद रखिएगा बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा बिने के द्वारा प्रतिपादित की गई थी और यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक मापक है जिसे साइकोमीटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे साइकोमीटर भी कहा जाता है। बुद्धि लब्धि को क्या कहा जाता है? साइकोमीटर। तो दोस्तों ये थे सीडीपी के सीटेट पेडागोजी के बेहतरीन प्रश्न जो कि आपको आगामी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे और आपको इससे एक कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो कम से कम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।